नमस्कार दोस्तों। मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुंच सकेगा और हम अपनी बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई। हरियाणा चुनाव जो कि 5 अक्टूबर पे वहां वोटिंग होने वाली है और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाले हैं। पहले ये जो वोटिंग का दिन था वो शायद 1 अक्टूबर या 3 अक्टूबर के आसपास था, जिसको बढ़ा चेंज करके 5 अक्टूबर कर दिया गया है। और अब जो रिजल्ट्स हैं वो 8 अक्टूबर को आएंगे, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ साथ। अब बात करते हैं हम हरियाणा में इस समय जो पॉलिटिकल स्टेट है उसके बारे में। सबसे पहले डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डेटा क्या कहता है। तो अगर डेटा के हिसाब से बात करें, इस समय हरियाणा में जो है तो अलग अलग पार्टीज मैदान में है। बीजेपी कांग्रेस अकेले लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है, जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो गया है, आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन हो गया है। तो इस तरीके से पांच अग्र मुख्य दल या अलायंसेस जो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं वो ये रहे। और इसके बाद कई सारे निर्दलीय भी प्रत्याशी मैदान में है, कई सारे जो हैं तो नाराज लोग या फिर जो कि पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे भी कई सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट या किसी और पार्टी से। तो ये है चुनाव आज अभी जो करंटली जो पार्टीज की स्थिति है वहां पर पार्टीज और अलायंसेस की। अब अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव में 5-5 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीटें बंट गई थी। और अगर वोट शेयर देखा जाए तो अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर अगर जोड़ दिया जाता है तो उस केस में वो बीजेपी का जो वोट शेयर था, क्योंकि बीजेपी हरियाणा में अकेले लड़ी थी लोकसभा के चुनाव में, तो उससे करीब 2 से 2.5% के आसपास का अंतर आता है जो हरियाणा में लोकसभा में बीजेपी को वोट शेयर मिला था। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी के वोट शेयर में बहुत बड़ा वोट पुलर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा जाता है, जो कि अपने नाम पर करीब 2 से 3% या 4 से 5%, 3% के आसपास वोट एक्स्ट्रा जो है सिर्फ अपने नाम पर खींच के ले जाते हैं। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर ये 5-5 है तो चांसेस है कि कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं जो ओपिनियन पोल्स आए उनके बारे में। 2 से 3 ओपिनियन पोल्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। जैसे टाइम्स नाउ का एक ओपिनियन पोल आया है जिसने कहा है कि किसी भी पार्टी को अपने दम पर कोई बहुमत नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर उन्होंने बीजेपी को आगे बताया हुआ है, जहां पर बीजेपी को 37 से 42 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को 33 से 38 सीटें, जेजेपी को 3 से 8 और अदर्स में जिसमें अलग अलग पार्टीज हो सकती हैं और अलायंसेस हो सकते हैं 7 से 12 सीटें। इसके बाद अगर देखा जाए लोक पोल जिसका सर्वे कर्नाटका इलेक्शन के समय, कर्नाटका का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, सबसे सटीक जो है तो लोक पोल का सर्वे माना गया था, जिसमें बीजेपी को जिसमें कांग्रेस की सरकार जितनी सीटों के साथ बनती हुई दिखाई गई थी लगभग उतनी सीटें आई थी। तो लोक पोल सर्वे का हरियाणा इलेक्शन जो उन्होंने 26 जुलाई से अगस्त 24 अगस्त तक किया था, उस सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 20 से 29 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस को 58 से 65 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और अदर्स के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। अगर मूड ऑफ द नेशन की बात की जाए, मूड ऑफ द नेशन मतलब जो सी वोटर आज तक के साथ या इंडिया टुडे ग्रुप के साथ मिल करके करता है, तो उनका कहना यह है कि इंडिया ब्लॉक का जो वोट शेयर था, मतलब कांग्रेस को इंक्लूडिंग कांग्रेस, वो वोट शेयर 45.8% हो सकता है, 47.61% जो 2024 के चुनाव में था। और अगर एनडीए का वोट शेयर देखा जाए तो जो है वो 44.2, मतलब करीब करीब 2% के आसपास उनका भी वोट शेयर गिरता हुआ दिख रहा है लोकसभा चुनाव के हिसाब से। तो बेसिकली ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जेजेपी और आईएनएलडी, क्योंकि ये जो है तो हरियाणा की ही पार्टीज मानी जाती हैं, इस वजह से इनका वोट शेयर थोड़ा बढ़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर असेंबली इलेक्शन है, स्टेट के चुनाव हो रहे हैं, इसका केंद्र की राजनीति से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए जो के क्षेत्रीय दल होते हैं उनको असेंबली इलेक्शन में ज्यादा वोट परसेंटेज मिलता ही है। अब इसके बाद बात करते हैं हरियाणा में चल रहे पॉलिटिकल ड्रामे की।
तो पॉलिटिकल ड्रामा ऐसा है कि अभी जो हरियाणा में तीन तीन मुख्यमंत्री हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, सभी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। इधर एक अनिल विज हैं, उधर राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, फिर इसके बाद नायब सिंह सैनी तो है ही हैं जिनको अभी प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है हरियाणा का। तो ये तीन मुख्यमंत्री उस तरह है। दूसरी तरफ देखा जाए तो दो प्रमुख मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और तीसरी तरफ सुरजेवाला जी भी। तो दो प्रमुख चेहरे हैं, अ, हुड्डा साहब, एक हुड्डा साहब है और कुमारी सैलजा जी। तो ये दो लोग जो है तो प्रमुख तौर पे जो है तो मुख्यमंत्री के चेहरे माने जा रहे हैं। और तीसरे सुरजेवाला जी ने भी अपनी हैट जो है तो रिंग में डाल दी है कि मैं भी दावेदार हूं। अब बात करते हैं कि आखिर जो हरियाणा चुनाव में चल क्या रहा है। हरियाणा चुनाव की एक और बहुत बड़ा टेक अवे ये रहा है अभी तक जो है कि कांग्रेस, बीजेपी जैसा कि माना जा रहा था कि पीछे चल रही है कांग्रेस से, लेकिन बीजेपी कुछ गेन करती हुई दिखी, ऐसा टीवी न्यूज चैनल्स का कहना है। लेकिन ग्राउंड में जो रिपोर्टर है उनका कहना है कि ऐसा कोई भी चेंज, हमें सिग्निफिकेंट चेंज जो कि इलेक्शन के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सके, ऐसा चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इलेक्शन के रिजल्ट्स की बात, तो चेंज क्या क्या चीजें थी, मैटर क्या कर रहा था कि कुमारी सैलजा जो थी वो नाराज चल रही थी। एक कांग्रेस के हुड्डा कैंप के जो एक नेता ने सैलजा जी के खिलाफ कुछ गलत टिप्पणी कर दी थी, जिसका खंडन करने में पार्टी ने कुछ देरी कर दी। अब इसकी वजह से सैलजा जी कुछ दिनों के लिए नाराज हो गई, करीब 12-13 दिन तक उन्होंने प्रचार नहीं किया। बाद में उनके बर्थडे के दिन जो है तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो है तो उनको केक खिलाते हुए फोटो डाली गई, और बात ऐसी हुई कि उनको शायद मना लिया गया है। उनकी नाराजगी इस चलते भी थी कि कुछ एक उम्मीदवार थे जहां पर वो चाहते थे कि उनके, और उन्होंने 6 महीने पहले शायद ऐलान भी कर दिया था कि वो यहाँ से विधायक को चुनाव लड़ेंगे, और उनका टिकट कट गया जब वो टिकट फाइनल करने की बारी आई। और ऐसा माना जा रहा है कि करीब करीब 75 सीटें, जो 90 में से 75 सीटें जो हैं वो हुड्डा जी के कहने पे दी गई हैं। सैलजा जी के खाते में 9 से 10 सीटें जो उनके उनके कहने में और उनके समर्थक वर्ग को दी गई हैं। इस वजह से और ये सब कारणों की वजह से सैलजा जी थोड़ा नाराज चल रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में ये कहा कि मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में ही मैं रहूंगी, और मेरा पार्थिव शरीर भी जब भी कांग्रेस के ही झंडे में जाएगा। मैं कांग्रेस से बाहर कहीं नहीं जाने वाले, और बीजेपी को अपनी चिंता करनी चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी जी की रैली होती है जिसमें हुड्डा जी और कुमारी शैलजा जी और राज्य के जितने भी बड़े नेता थे, कांग्रेस पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष, वो सारे लोग मौजूद थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बात को थोड़ी देर के लिए संभाल लिया गया है, ऐसा अभी कह सकते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह जी जो हैं, उनकी बेटी को टिकट मिल गया है, और शायद अब वो जो है तो अपनी बेटी के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अब उस क्षेत्र से जहां पे राव इंद्रजीत जी का बहुत बड़ा प्रभाव है, गुड़गांव के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर ये माना जा रहा है कि वहां पर बीजेपी मजबूत है। उसमें का बहुत बड़ा कारण है कि राव इंद्रजीत सिंह का खुद का अपना बहुत बड़ा खुद का अपना व्यक्तिगत बहुत बड़ा वोट बैंक है, और वो खुद को भी अपने मुख्यमंत्री पद का दावेदार प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरी तरफ अनिल विज जी हैं जो ये कह चुके हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता हूं, मैं इतनी बार चुना हुआ विधायक हूं, और पार्टी में कई सारी अच्छी पोजीशंस में रह चुका हूं। दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी तो है ही। और तो बीजेपी में भी इस तरीके का, और बीजेपी में इस तरीके का अनुशासनहीनता जो कि कभी बीजेपी में नहीं दिखी, कि टिकट वितरण के बाद कई सारे लोगों ने विद्रोह कर दिया, कई सारे बगावती तेवर दिखाए, इस तरीके की बातें बीजेपी में पहले नहीं होती थी, जो कि पिछले 10 सालों में हमें बहुत कम देखने को मिली। हरियाणा में वो उछल उछल कर दिखी, मतलब बहुत ज्यादा सामने दिख रही थी। आप समझ सकते हैं इस बात से कि कई सारे वीडियोस आए, और कई सारे लोगों के लड़ाई झगड़े के वीडियो आए, कई सारे विधायकों के रोने के वीडियो आए, कई सारे उम्मीदवार थे जिनके रोने के वीडियो आए। इस तरीके की वीडियोस भी देखने को सोशल मीडिया पे मिले। इसके बाद अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के विषय में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक हरियाणा में चुनाव के दौरान 2 रैलियां की, और दोनों रैलियां जो थी काफी
खराब सी रही, मतलब सक्सेसफुल रैली उन्हें नहीं कहा जा सकता, इस तरीके की रैली रही। और उस तरीके का इम्पैक्ट जो मोदी जी आज तक हमेशा डालते रहे कि लोग उनके भाषणों को सुनते थे, उत्साहित रहते थे और जोर जोर से नारे लगाते थे, उस तरीके का उत्साह जनता जो लोग वहां मौजूद थे उनमें भी नहीं दिखा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी ने अभी 26 सितंबर को एक रैली की है। उस रैली के दौरान राहुल गांधी ने कई दो जगह रैली की, दोनों रैलियां काफी सक्सेसफुल रही और वो उनकी जो जनता वहां पे आई हुई थी वो उनकी बातों पे रिस्पॉन्ड कर रही थी। तो ये बात हो गई। इसके बाद अभी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कुमारी शैलजा की वजह से क्योंकि वो एससी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं और कांग्रेस चाहती है कि एससी वोट बैंक उससे छिटक ना जाए, तो इसलिए अब कांग्रेस बहुत तेजी से इसमें काम कर रही है। कांग्रेस का एक और चीज वो कर रही है कि राहुल गांधी अब 30 तारीख तक लगातार हरियाणा में रहने वाले हैं और वहां पर रह करके हर तरीके के चुनाव प्रचार को वो हैंडल करने की कोशिश करेंगे। रोड शोज भी है, लोगों से व्यक्तिगत मिलने की बात है, रैली है, इन सारे तरीकों को अपनाएंगे जिससे कि ये जो गैप बनने की तो ये जो कांग्रेस अभी मानी जा रही है करीब 50 से 55 के बीच अटकी है, तो कोशिश ये कर रहे हैं वो कि 5 से 10 सीटें और ऐसी निकाली जाए जिनमें वो 60 का आंकड़ा पार कर सकें। अभी जो अभी के हिसाब से जो जर्नलिस्ट हैं वहां के, जो भी जितने भी ग्राउंड में जर्नलिस्ट हैं जिनकी रिपोर्ट्स हम अलग अलग माध्यमों से देखते रहते हैं, उसके हिसाब से जो 70 सीटें ऐसी हैं जिनमें डायरेक्ट बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है और 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला है। और इसमें जेजेपी शायद एक भी सीट नहीं जीतेगी, ऐसा भी माना जा रहा है। ऐसा भी कहने सुनने में आ रहा है कि शायद सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अपना चुनाव हार जाएंगे। सटीक नेटवर्क पे हम कोशिश करते हैं कि हम डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें बता सकें, तो हम जो है तो डेटा आपके सामने रख रहे हैं और हमारा ऐसा मानना है कि कांग्रेस अभी कहीं 50 से 55 सीटों के आसपास खड़ी हुई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आईएनएलडी और बीएसपी, देवीलाल जी का जो खानदान है उसकी लेगेसी को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन, और जैसे ही हाथी का निशान जब एससी एसटी कम्युनिटी पे देखती है तो उनका बहुत बड़ा रुझान एससी कम्युनिटी में का जो है तो हाथी के निशान की तरफ होता है। वो डिफॉल्ट है, जैसे कई सारे लोगों के लिए कांग्रेस का निशान मैटर करता है, लीडर कौन है इससे मैटर नहीं करता, कमल का निशान मैटर करता है, लीडर कौन है मैटर नहीं करता है। उसी तरीके से बीएसपी भी जब पार्टी चुनाव लड़ रही होती है और सीरियसली चुनाव लड़ रही होती है, तो एक ऐसा वर्ग है जो उसे वोट देता है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि बीएसपी और आईएनएलडी का अलायंस कोई डेंट नहीं पहुंचा सकता है, बिल्कुल पहुंचा सकता है, लेकिन वो किसको डेंट पहुंचाएगा, ये हमारी सोचने वाली बात है। हमारा मानना है कि अन्य आईएनएलडी, बीएसपी, जेजेपी और एएसपी, आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य 10 के अंदर इनकी सीटें रहने वाली हैं। बीजेपी जो है तो 25 से 30 सीटों के आसपास हो सकती है और कांग्रेस 50 से 55 सीटों के आसपास। आप हमारे इस एनालिसिस के बारे में क्या सोचते हैं और आपका खुद का क्या सीट प्रेडिक्शन है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।